आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो 11th स्टैंडर्ड का सबसे बेसिक चैप्टर है, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट हम जो कवर करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमी पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले यहां पे अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के मीनिंग की बात करते हैं, यहां पे आपको दिया है इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire the scarce means। याद रखना, सबसे पहले जब हम लोग scarce की बात करते हैं, scarce का मतलब होता है limited, to acquire the scarce means that is wealth to satisfy their unlimited wants। आप लोग अगर इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हो तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी जो ह्यूमन वांट्स है ना, वो ह्यूमन वांट्स हमेशा कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर एक वांट फुलफिल हो भी गई ना तो दूसरी कोई नई वांट क्या हो जाएगी? क्रॉप अप हो जाएगी। अच्छा, ह्यूमन वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दैट वांट्स आर लिमिटेड। सो वांट्स हमेशा अनलिमिटेड है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो हमेशा कैसे रहेंगे? हमारे पास लिमिटेड रहेंगे। एंड the dictionary meaning of the term economics refers to the science which studies human activities relating to wealth। हर वो एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं वेल्थ से रिलेटेड है, it is a part of economics। and the term economics in English language has its origin from the two Greek words। सबसे पहले तो याद रखना, ग्रीक वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ग्रीक वर्ड is okios which means household, and second Greek word is nemen which means management। okios and nemen which means management of household। ऐसा बोला जाता है कि पहले के टाइम में हम देखते थे कि किस तरीके से घर चलाया जाता है। आज के टाइम में इकोनॉमिक्स में सेम वही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है कि कैसे किसी कंट्री को चलाया जाता है। तो याद रखना, ग्रीक वर्ड था okios and nemen which means management of household। आज के टाइम में क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ कंट्री। एंड together they mean the management of household। Human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited, and these means are called wealth। कोई भी तरह की वेल्थ की बात करो तो वेल्थ हमेशा कैसा रहेगा? लिमिटेड ही रहने वाला। किसी भी इंसान के पास वेल्थ अनलिमिटेड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक दो बेसिक चीजें बताई मैंने आपको। सबसे पहले ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दैट वांट्स आर लिमिटेड। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड okios and nemen which means management of household। ये दो पॉइंट याद रखना है। इसमें थोड़ा और आगे कवर करते हैं। Each household likes to so utilize its wealth so as to maximize most of its wants or to maximize its satisfaction। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मेंटालिटी पढ़ रहे हैं ना, वो हाउस होल्ड की मेंटालिटी पढ़ रहे हैं। मैं मेरी बात करता हूँ या आपकी बात करता हूँ, हम सब लोग है ना रैशनल कंज्यूमर्स हैं। रैशनल कंज्यूमर मतलब मैं अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करूंगा कि मुझे उसके स्पेंड करने से क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इन द सेम वे, likewise a producer tries to maximize his profits by allocating the scarce resource to the production of different goods and सर्विसेज। अच्छा, हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड में क्या था? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप लोग बिजनेसमैन हो, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो आपके दिमाग में बिजनेस करते टाइम इंटेंशन क्या होना चाहिए? कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करूंगा ताकि कॉस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए। सो प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कंज्यूमर क्या चाहता था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट,
जब लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, याद रखना पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन इंप्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। कंट्री लेवल पे जो हमारा मेजर फोकस है ना, वो फोकस वेलफेयर पे, कि भाई हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं, तो हमेशा याद रखना 3 पॉइंट आने चाहिए। फर्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स मोटिव। कस्टमर्स मोटिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स मोटिव इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड सोसाइटीज मोटिव इज टू गेट मैक्सिमम वेलफेयर। इन 3 चीजों की वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स को डिटेल में क्या करते हैं, कवर करते हैं। आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले सबको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या टॉपिक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखेंगे जब हम लोग माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं, पहले तो याद रखना इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से आता है, ग्रीक वर्ड से। सेम उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड भी कहां से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, which means small. That means we are dealing with individual unit. अगर मैं सिंगल यूनिट से डील कर रहा हूं ना, तो उसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रोस, ग्रीक वर्ड, derived from the Greek word which means small. It studies the economic activities of an economic unit, like demand for salt by an individual, or economic activities of a small group of units, like demand of salt by all the households. सिंगल पर्सन के डिमांड की बात करता हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो। सिंगल प्रोड्यूसर के सप्लाई की बात करता हूं, वो भी माइक्रो। एक इंसान की सेविंग की बात करता हूं, वो भी माइक्रो। एक इंसान के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो भी माइक्रो। कभी भी आप लोग अगर इंडिविजुअल यूनिट से डील कर रहे हो, सिंगल यूनिट से, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी को डाउट है सर, एक की जगह अगर कुछ लोग हुए तो 5-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो इवन इफ इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्टिल इट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना, एक जन है या फिर कुछ कम लोग है, ग्रुप है छोटा सा, वो हमेशा माइक्रो का ही पार्ट रहेगा। हाँ, अगर आप लोग कंट्री लेवल पे डील करते हो, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट इंडिविजुअल लेवल पे है या छोटा सा ग्रुप है, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स thus includes the study of demand theory, प्रोडक्शन थियरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। कितनी चीजें कवर हो रही है, 4। सबसे पहले बात करेंगे डिमांड थियरी की। डिमांड थियरी मतलब हमारा इंटेंशन है टू स्टडी द मेंटालिटी ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर की बात हो रही है। प्रोडक्शन थियरी, दैट मीन्स वी आर स्टडीइंग द मेंटालिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, सप्लाई की बात हो रही है। थर्ड वन, प्राइस डिटर्मिनेशन, आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करते हो, विद द हेल्प ऑफ डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन, सारी चीजें देखते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन वो भी माइक्रो का पार्ट है। एंड लास्ट वन, फैक्टर प्राइसिंग। आप सब लोगों को 4 फैक्टर्स पता होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये भी पता है कि चारों फैक्टर्स को हम पे करते हैं। जैसे कि लैंड के लिए क्या पे करते हैं, रेंट। लेबर के लिए क्या पे करते हैं, वेजेस। कैपिटल के लिए क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या पे करते हैं, प्रॉफिट। तो ये फैक्टर प्राइसिंग है। ये सभी चीजें किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। याद रखना बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन किस चीज के ऊपर है, प्राइस को डिटरमाइन करने के ऊपर, कि किस तरह से हम लोग किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। वापस बोल रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, व्हिच मींस स्मॉल,
That means we are dealing with individual unit or group of individuals. Demand of a single person, supply of a single person, saving of a single person, investment of a single person, ये सब कुछ माइक्रो है. डिमांड थियरी, प्रोडक्शन थियरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग, ये सब कुछ किसका पार्ट है? माइक्रो का. जैसे आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर किया, सेम तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब मैं मैक्रो की बात करता हूं, इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस. माइक्रो के लिए ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोस. तो मैक्रो के लिए ग्रीक वर्ड क्या था? मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज. अगर आप लोग कंट्री लेवल पे डील कर रहे हैं, इट विल बी अ पार्ट ऑफ मैक्रो. It studies the economic activities related to the economy as a whole. It studies aggregate demand. जब मैंने डिमांड की बात की थी, it was demand of a single person. यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया है एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री. कंट्री लेवल पे सभी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कंसीडर करते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो. सो एग्रीगेट डिमांड. It also deals with aggregates such as national income. भाई नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? पूरे कंट्री की इनकम. टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी पूरे कंट्री के एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं. जनरल प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं. आप देखो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ कंट्री लेवल पे अकर होती है. सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? माइक्रो का दूसरा नाम क्या था? थियरी ऑफ प्राइस. सेम उसी तरीके से मैक्रो का दूसरा नाम है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स. दो अलग अलग नाम है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स. दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. सो यहां तक पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. कितनी ब्रांचेस है? दो, माइक्रो एंड मैक्रो. अभी तक का पार्ट क्लियर होना चाहिए. दो टॉपिक कवर किए. पहला टॉपिक कवर किया था इंट्रोडक्शन, विच इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और सेकेंड वाला पार्ट हमने कवर किया है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, वो एक बार देख लेते हैं कि थर्ड टॉपिक कौन सा है हमारा, विच इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. याद रखना, जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट चलने वाले हैं. अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो नॉर्मेटिव डेफिनेटली आ जाएगा, एकदम ऑपोजिट है. एक बार रीड करते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट डील्स विथ सच इकोनॉमिक सिचुएशन व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स. अच्छा, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट. सबसे पहले याद रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट मीन्स वी आर डीलिंग विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स. फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी वेरीफाइड. मैंने अगर आप लोगों को कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो. मैंने ऐसा बोला कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में जो पॉवर्टी थी वो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी. अच्छा, आज के टाइम की बात करते हैं तो जो पॉवर्टी है वो कंपैरेटिवली शायद थोड़ी सी कम हो गई. या फिर मैंने बोला आगे जाके फ्यूचर में जो पॉवर्टी का रेट है वो और कम होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा शो कर रहा है डे बाय डे पॉवर्टी का रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. या दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं. इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी 1947, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़. एग्जांपल के तौर पे आज के टाइम के जो पॉपुलेशन है प्रेजेंट में, इट इज 140 करोड़. और हर साल अप्रोक्सीमेटली 2.1% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब 3 करोड़. तो मैं ऐसा मान के चलता हूं मैक्स टू मैक्स और 5 साल बाद इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 150 करोड़. 40 करोड़, 140 करोड़ एंड 150 करोड़. मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है ना, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स. अब आपके ऊपर है, आप इस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली वेरीफाई कर सकते हो. आप पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाओ और वहां पे आपको ये डेटा मिल जाएगा. दैट मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डील्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी वेरीफाइड. आसानी से वेरीफाई कर सकते हो. एंड दिस इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर.
40 करोड़ जो पॉपुलेशन थी वो पास्ट में थी, 140 करोड़ जो है वो प्रेजेंट में है, और 150 करोड़ जो होगी वो फ्यूचर में होगी। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको दिए हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को लेकर। फर्स्ट वन, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो यहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे स्टडी कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बेस पे। नेक्स्ट, these statements are based on facts and figures। वो भी पढ़ा था आप लोगों ने कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है। एंड these statements are verifiable for truth। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैंने जो आपको बोला पॉपुलेशन का डेटा, आप उसको चेक कर सकते हो कि मैंने बोला है वो सही है या फिर नहीं है। सो इट इज डेफिनेटली वेरीफाइबल। एंड लास्ट वन, these statements do not reflect any value, judgment or opinion। भाई इसमें कोई ओपिनियन नहीं, मैंने आपको जो बोला है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो ओपिनियन यहाँ पे आने वाला नहीं है। और याद रखना, अगर ओपिनियन नहीं आ रहा मतलब कंट्रोवर्सी के चांस भी नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी, डिबेट जल्दी से नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जो बोला है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो कोई ओपिनियन जैसी चीज मैंने आपको नहीं दी है। Positive statement deals with what was, what is and what would be। That means past, present and future। what was, what is and what would be, ये तीन चीजें कवर होती है। आई होप पॉजिटिव स्टेटमेंट थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए आप सबको। सिंपल है यहां तक। नेक्स्ट, अब पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे वो है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्या कवर करेंगे हम लोग? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला पॉजिटिव का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है? नॉर्मेटिव। सबसे पहले, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। ऐसा होना चाहिए। हम व्हाट ऑट टू बी से डील कर रहे हैं, मतलब ओपिनियन दे रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा। इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू एनी इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। And different economists may offer different opinion on the solution to an economic problem and it involves value judgment। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, हर इकोनॉमिस्ट अपना अलग अलग ओपिनियन देगा और सब लोग खुद खुद का ओपिनियन देंगे, तो ऑब्वियस बात है आप उस चीज को कभी वेरीफाई कर सकते नहीं है। देखो, फैक्ट एंड फिगर को वेरीफाई किया जा सकता है, ओपिनियन तो हर का खुद का अलग ओपिनियन है, उसको वेरीफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहां पे इन्होंने आपको दिया है these statements involves value judgment, which means opinion की बात हो रही है, and this statement leads to controversies and debates। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव स्टेटमेंट में डिबेट नहीं हो सकता, बट यहां डेफिनेटली डिबेट हो सकता है। मेरे ओपिनियन में बीजेपी अच्छा है, आपके ओपिनियन में कांग्रेस अच्छा है, हम डेफिनेटली डिबेट में आ सकते हैं। मेरे ओपिनियन में सीएसके अच्छा है, आपके ओपिनियन में एमआई अच्छा है, यहां पे भी डिबेट हो सकती है। And these statements indicate opinion and therefore are not verifiable for truth। देखो, सच क्या है गलत क्या है किसी को नहीं पता, ये सिर्फ ओपिनियन है, तो वेरिफिकेशन जैसी कोई चीज यहाँ पे नहीं हो सकती है। एंड लास्ट वन, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी एज अ सॉल्यूशन, मतलब ऐसा होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या बोला था मैंने आपको? व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। यहां पे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? व्हाट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए। तो याद रखेंगे, हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। उससे पहले क्या कवर किया था? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले क्या कवर किया था हमने? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब तक टोटल 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। फर्स्ट वन मीनिंग, सेकेंड वन ब्रांचेस माइक्रो मैक्रो, थर्ड वन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो कवर करेंगे, विच इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। लेकिन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से पहले एक बेसिक छोटा सा मीनिंग देखना है अबाउट इकोनॉमी, कि भाई इकोनॉमी किसको बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, यहां पे उन्होंने आपको दिया है पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग।
किसी भी कंट्री में अगर आपको रिसाइड करना है तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी टू अर्न अ लिविंग। बेसिक लिविंग के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। टीचर्स गो टू स्कूल, डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल एंड फार्मर्स गो टू देयर फील्ड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू देयर इंडस्ट्री। कमाने के लिए देखो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई अपनी फील्ड पे जा रहा है, कोई इंडस्ट्री में जा रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, तो कोई स्कूल में जा रहा है। एंड the nature and level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which the people of that area earn their living। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल कितना है गवर्नमेंट का, ये सब कुछ देख के हमको वहां के सिस्टम के बारे में पता चलेगा। मतलब उस कंट्री के काम करने का जो तरीका है, वो जो मेथड है ना, वो क्लियर होगा। और उस चीज को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। और जब हम किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी भी कंट्री की बात करते हैं, तो वो कंट्री तीन में से एक तरीके से ऑपरेट कर सकती है। सबसे पहला तरीका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सेकेंड वन, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। मतलब ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एंड लास्ट वन, मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग कितने तरह की इकोनॉमी कवर करेंगे, तीन, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। और ये हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एक एक करके इकोनॉमी देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड मतलब कौन सा, सोशलिस्ट। और बेटा नाम से पता चलना चाहिए, जब मैंने बोला कंट्रोल्ड मतलब इस इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। जैसे मैं आपको बोलता हूं नॉर्थ कोरिया है या चाइना है, वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल एक्सेसिव है वहां पे। तो इसीलिए उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, कंट्रोल्ड और कमांड इकोनॉमी। These are the economies where the economic activities, which is production, consumption, investment and exchange, one are firmly controlled by the government। यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। आपके कंट्री में प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास है। जैसा गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलेगी वैसा ही करना है। गवर्नमेंट शायद कुछ सेंट्रल अथॉरिटी को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और काफी बार गवर्नमेंट जब किसी को अपॉइंट करती है अथॉरिटी को, तो नॉर्मली उस अथॉरिटी को हम लोग बोलते हैं CPA, विच इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, मेजर डिसीजंस ये अथॉरिटी ही लेने वाली है। सेकेंड वन, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। बेटा ऑब्वियस बात है, ऐसी कंट्री है जहां पे मेन कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। तो क्या गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम करेगी, नहीं। गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी, वेलफेयर के लिए। सो द मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट वन, द कंज्यूमर इज नॉट सोवर्जिन, दैट इज द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यहां कंज्यूमर सोवर्जिनिटी नहीं है, आपके हिसाब से गुड्स नहीं बनने वाले। Goods are not made as per the consumer's choice, but the goods are made as per national priority। गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके हिसाब से सामान नहीं बना रही है भाई, देश को जिस चीज की जरूरत है, कंट्री को जिस चीज की जरूरत है, पहले वो चीजें बनाई जाएगी। सो गुड्स आर ऑलवेज मेड एज पर नेशनल प्रायोरिटी। यहाँ पे कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, कस्टमर इज द किंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट, most resources are controlled and owned by the government. The government decides at what price the goods are to be sold। Maximum goods, resources
सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। गुड्स किस प्राइस पे सेल होंगे वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। अगर आप लोगों को बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस भी यहां पे होल एंड सोल सिर्फ एक ही जन लेगा, दैट इज गवर्नमेंट। एंड लास्ट वन, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर डोमिनेट कौन करेगा? तो गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी। पब्लिक सेक्टर यहां पे क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बोला चाइना, नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, डेफिनेटली करेक्ट है। बट याद रखना, रियल लाइफ में प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती है। आज चाइना और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो क्या वहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है? प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं होती? सब होती है। सोशलिस्ट है बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी उनका काम करने का अधिकार है, वो लोग भी काम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहली इकोनॉमी आप लोग याद रखोगे सोशलिस्ट, विच इज कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी जो इकोनॉमी है वो है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट का एकदम उल्टा है। सोशलिस्ट में मैंने आपको क्या बोला? मैक्सिमम कंट्रोल किसके पास था? गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट में मैक्सिमम कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मैक्सिमम कंट्रोल हम लोगों के पास है। मतलब यहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है। यूएस, यूके, जर्मनी ये सब की बात करें तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है ज्यादा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट, मैंने आपको बोला मैक्सिमम कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास है। These are the economies where economic activities are controlled by the market forces. बेटा मार्केट फोर्स क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। यानी मैक्सिमम चीज कैसे डिसाइड हो रही है? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहले वाले में मोटिव क्या था? सोशल वेलफेयर। यहाँ प्राइवेट प्रोड्यूसर है तो इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इंटेंशन होना चाहिए। एंड द कंज्यूमर इज सोवर्जिन। यहां पर उल्टा है, कस्टमर इज द किंग वाला कॉन्सेप्ट चलता है। आप बोलो आपको जैसा गुड्स चाहिए वैसा गुड्स हम लोग बना के देंगे, आपको चॉइस मिलेगी, आपको वैरायटी मिलेगी। जबकि सोशलिस्ट में ऐसा नहीं था। सोशलिस्ट में कंज्यूमर की चॉइस को प्रेफरेंस नहीं मिलता था। यहां पे उल्टा है, यहां पे कंज्यूमर की चॉइस को प्रेफरेंस मिलता है। कंज्यूमर इज सोवर्जिन एंड मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द पीपल। मैक्सिमम चीजें कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही है, हम लोग ओन करते हैं। प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट। मार्केट में मैंने बोला ना, डिमांड एंड सप्लाई। मुझे जो प्राइस रखना है वो प्राइस में रख सकता हूं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। एंड लास्ट वन, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशलिस्ट में कौन डोमिनेट कर रहा था? पब्लिक सेक्टर। तो यहां पे कौन डोमिनेट करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे दोनों की दोनों इकोनॉमी एग्जैक्ट ऑपोजिट है। पहला वाला सोशलिस्ट, जिसको सेंट्रली प्लान्ड या कंट्रोल्ड बोला गया, और दूसरा वाला कैपिटलिस्ट, मतलब जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? फ्री मार्केट इकोनॉमी बोला है। एंड लास्ट वन, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद हमें चूज करना था वेदर टू गो फॉर कैपिटलिस्ट और टू गो फॉर सोशलिस्ट। इंडिया ऑप्टेड a golden path of mixed economy। हमने कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों को है ना कंबाइन कर दिया, तो दोनों के एडवांटेजेस आ गए और दोनों के डिसएडवांटेजेस निकल गए। और उस इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। These are the economies where the economic activities are governed by the free play of market forces but are regulated by the government। मतलब ध्यान रखना, यहां पे दोनों है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स, मैंने क्या सिखाया? मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई, तो ये तो चलने ही वाला है। साथ साथ में गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी चलेगा। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। मुझे जो मेरा बिजनेस करना है कर सकता हूँ, प्राइस जो सेट करना है कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर। गवर्नमेंट चीजों को रेगुलेट करेगी और मुझे कंपलसरी उस चीज को क्या करना है? फॉलो करना है।
And economic decisions are driven by the motive of both profit as well as social welfare. प्रॉफिट के लिए कौन काम करेगा? तो प्रॉफिट के लिए याद रखना प्राइवेट सेक्टर काम करेगा. सोशल वेलफेयर के लिए कौन काम करेगा? तो पब्लिक सेक्टर काम करेगा, मतलब गवर्नमेंट काम करेगी. बहुत अच्छी बात है, दोनों चीजें फुलफिल हो रही है. एंड द कंज्यूमर इज सोवर्जिन. अच्छा, कंज्यूमर सोवर्जिन कैसे हो सकता है? उसका सिंपल रीजन है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स. पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट चला रही है. गवर्नमेंट ने राशन शॉप्स और सब ओपन किया है कि जो भी पुअर पीपल है या बिलो पॉवर्टी लाइन उन तक राशन पहुंचाना, फूड ग्रेन पहुंचाना, दैट टू एट अ लोअर प्राइस, वो किसका काम रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा. तो पीडीएस है, यानी पब्लिक सेक्टर पीडीएस के थ्रू गुड्स पहुंचा रहा है और प्राइवेट सेक्टर अपने आप कंज्यूमर सोवर्जिनिटी फॉलो करता है. एंड रिसोर्सेज आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल. जिसको जो रिसोर्स ओन करना हो, प्राइस भी डिसाइड करना है. प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कैसे करेगा? डिमांड सप्लाई. गवर्नमेंट खुद के हिसाब से डिसाइड करती है, जिसको बोला जाता है एडमिनिस्टर्ड प्राइस. क्या बोलते हैं? एडमिनिस्टर्ड प्राइस. मतलब प्राइस कौन सेट कर रहा है? गवर्नमेंट सेट कर रही है. एंड लास्ट वन, बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. पहले वाले में किसने डोमिनेट किया? पब्लिक. दूसरे में किसने डोमिनेट किया? प्राइवेट. तीसरे में किसने डोमिनेट किया? बोथ. सो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट वन सोशलिस्ट, सेकेंड वन कैपिटलिस्ट एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड. ये तीनों तरह की इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए. आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. आई होप आप सबको जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए, मीनिंग, ब्रांचेस, पॉजिटिव नॉर्मेटिव एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये क्लियर हुआ होगा. ओके, सो यहां तक अच्छे से रिफर कर लो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. थैंक यू एवरीवन.